हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको आपके फार्माकोलॉजी में प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा। यहां पे मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर प्रैक्टिकल वर्ड कहने का मतलब एक्सपेरिमेंट से नहीं है। यहां पे आप किसी भी ड्रग का किसी ऑर्गन पे इफेक्ट चेक करने नहीं वाले हो। ना तो आप इन विवो परफॉर्म करोगे, ना इन विट्रो परफॉर्म करोगे, ना ही इन सिलिको परफॉर्म करोगे। तो फिर यहां पर प्रैक्टिकल इन फार्माकोलॉजी में प्रैक्टिकल कहने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल का मतलब होता है आपके लाइफ में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, कुछ हद तक फार्मासिस्ट की बात भी हम कर सकते हैं, इनके लाइफ में डे टू डे के केस में कौन कौन से प्रॉब्लम इनकाउंटर होते हैं, किन किन बेसिक चीजों का जानकारी होना आवश्यक है, जिनके साथ वो पूरा दिन भर डील करते रहते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानते हैं। असल में ये कहूं तो उनकी दिनचर्या में प्रैक्टिकली जो हम असल में कर रहे होते हैं उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये इसके बारे में है। तो आज का जो हमारा किताब है वो एमबीबीएस, नर्सिंग, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ, और अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर तो ये सबके लिए उपयोगी है जो भी अपने आप को इस फील्ड में थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाना चाहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए देख लेते हैं आज के बुक का टाइटल, इसके ऑथर, इसके पब्लिकेशन हाउस के बारे में। हालांकि आप मेरे पीछे इसका डिस्प्ले में भी इमेज देख रहे हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं इसका टाइटल है प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, और इसके जो राइटर हैं वह सुगौता सरकार, वर्तिका श्रीवास्तव, चैताली पटनायक और शंभू भी समझदार, और ये एक पारस मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है जो कि मेडिकल के फील्ड में एक इमर्जिंग पब्लिकेशन हाउस है। इसकी कई सारी किताबें ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं और इसके बारे में हमने वीडियोस भी बनाया हुआ है। सब कुछ आपको मिल जाएगा इसी चैनल के बुक रिव्यू प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप ये बुक देखते हैं, अच्छा लगता है और आप परचेस करना चाहें तो यू आर फ्री टू परचेस फ्रॉम एनीवेयर, बट आपकी सुविधा अनुसार इसके पॉसिबल लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए आप बिना कोई सोचे समझे जहां से भी आपका मन करे वहां से परचेस कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी क्या क्या बेसिक हाईलाइट है, कंटेंट कौन कौन सा है, और इसमें आपको सैंपल चैप्टर कौन कौन से मिलेंगे वो भी आप अपने डिस्प्ले पे साथ में देखते हुए चलेंगे। जब हम बात करते हैं कंटेंट की तो इसके कंटेंट बहुत ब्रीफ है, मतलब आपको ऐसी चीजें लगेंगी जिनको आपको लगता ही नहीं होगा कि इसके बिना आपका काम चल जाए। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आपके काम आएंगी, चाहे आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, इवन फार्मासिस्ट भी हो, तो भी आपको ये काम आएगा। तो टॉपिक के बारे में ब्रीफिंग करता हूं आपको। सेक्शन 1 में आपको मिलेगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक कवर होंगे वो कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं, साथ में स्क्रीन के पैरेलली भी आप देख सकते हैं। सेक्शन 2 में हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी को भी। उसके बाद 3 है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, उसके बाद सेक्शन 4 है कम्युनिकेशन स्किल, सेक्शन 5 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसलेनियस टॉपिक्स, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो के अंतर्गत टॉपिक जब आएगा तो देखेंगे। मेन चीज हमारा क्लिनिकल फार्मेसी और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी है। कम्युनिकेशन स्किल तो आपको उसको बूस्ट करने के लिए एक एड ऑन की तरह से काम करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ बेसिक हाईलाइट को। सबसे पहले इसकी जो खास बात है वो है आपको इमेज के साथ, रियल इमेज के साथ आपको चीजों को समझाया गया। फॉर फर्स्ट यहां पे अगर आप देखेंगे पहले ही टॉपिक में तो यहां पे है डोजेस फॉर्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म। ये तो फार्मेसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है ना, थ्योरी के रेस्पेक्ट से बात करें तो। डोजेस फॉर्म मतलब जब कभी भी आप किसी भी मेडिसिन को देना चाहते हो किसी रूट स्पेसिफिक, तो उसके रेस्पेक्ट में वो डोज का जो फॉर्म है, स्टेट ऑफ मैटर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सॉलिड डोजेस के बारे में बात करो, टैबलेट के बारे में बात करो, कैप्सूल के बारे में बात करो, तो उसे या तो आप ओरल रूट से दे सकते हो, या तो उसे आप बकल रूट से दे सकते हो, या तो फिर आपको सबलिंगुअल रूट से दे सकते हो। अगर सपोजिटरीज है तो उसे आप वजाइनल या फिर बॉडी कैविटी के थ्रू दे सकते हो। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि इस टैबलेट को आपके आईवी में डाल दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है? आपका जवाब होगा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कई हद तक ये जो डोजेस फॉर्म है वो बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है। पहली बात तो ये कि पेशेंट कंप्लायंस है कि नहीं है। दूसरा, क्या वो रूट उसके लिए स्पेसिफिक है, उसका कहीं बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट देखना अगर आपको है तो वो चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है, और पेशेंट कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, और सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, कि कितना जल्दी आप उसका एक्शन अचीव करें ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो, उसके हिसाब से डोजेस फॉर्म आ जाएगा। तो डोजेस फॉर्म की पूरी जानकारी, एग्जांपल, सब क्लासेस, उसका रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, मार्केटेड प्रोडक्ट का आपको यहां पे मिलेगा। जैसे अगर आप देखना चाहें तो यहां पे आपको एक इमेज भी दिखाया गया है जिसमें आप सॉलिड डोजेस फॉर्म का एग्जांपल देख सकते हैं। टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, अलग अलग तरीके के कोटेड टैबलेट। कोटिंग का भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे हम फार्मेसी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो भी आप इसको समझ सकते हो। इसके बाद यहां पे देखिए ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली इनका जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है
लाइक अगर आप सिंपल पैरासिटामोल लेते हो तो वो नॉर्मल टेबलेट है, लेकिन अगर आप डिस्पिन के बारे में बात करते हो तो आपको पता है कि वो एफरगेसन ग्रेन्यूल से बना हुआ है, डिस्पर्सिबल टेबलेट है, तो वहां पे भी टेबलेट का फर्दर बाई क्लासिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। तो अगर आपके किसी भी प्रैक्टिस में ये चीजें आ गई कि ये डिस्पर्सिबल टेबलेट है, तो ये आपको अंदाजा होगा कि इसको कैसे एडमिनिस्टर करना है या फिर कैसे सलाह देनी है पेशेंट को कि इसको आप कैसे ले सकते हो, क्योंकि टेबलेट तो है लेकिन टेबलेट एक जैसे नहीं होते। तो वहां पे आपको ये बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज आगे काम आएगा। आगे बढ़ते ऐसे बहुत सारे पेजेस यहां पे रखे हुए हैं जो आपको दिखा भी रहा है, डोजेस फॉर्म के साथ साथ सैंपल भी दिखा रहा है, कैप्सूल के बारे में भी बात कर रहे हैं, पाउडर डोजेस फॉर्म के बारे में भी बात कर रहे हैं। यहां पे हर एक चीज का आपको मार्केटेड एग्जांपल इमेज के रूप में भी दिख रहा है, ताकि आप प्रोडक्ट के बारे में साथ में उसके मार्केटेड में कौन से एग्जांपल के रूप में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको भी देखते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहां पे है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर आप थ्योरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन तैयार करना पड़े कि वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो मान के चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मेसी के एग्जाम में तो ये 100% एक परमानेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब ये है कि जो भी डोजेस फॉर्म अभी आपने देखा उसको उसके रिस्पेक्टिवली कौन से रूट से हम आपकी बॉडी तक पहुंचाएं ताकि फाइनली इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। और एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब है कि वो ड्रग अल्टीमेटली ब्लड में मूव कर सके और वाया ब्लड जहां पे जाना है रिसेप्टर पे जाके ऑक्यूपाई करना है वो वहां पे कर सके। तो कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं ये तो आपको पता ही होगा, इसकी वीडियोस भी हमने अपलोड किया है। ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, बकल रूट, टॉपिकल रूट, आईवी, आईएम, एससी, आईपी, वजाइनल, रेक्टल्स, इनहेलेशनल, इस तरह से अलग अलग और भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अलग अलग तरीके के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो क्या हम सभी को एक जैसा मान के चले? नहीं, सबके लिए अलग अलग पैरामीटर है कि किसको किस रूट से देना प्रीफर किया जाना चाहिए। उसको भी गवर्न करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, पेशेंट की कंडीशन, आपके ऑनसाइट की डिजायरेबल, उस ड्रग की प्रॉपर्टी। जैसे अगर बात करें तो कुछ जगहों को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि उनका बाईपास इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, फर्स्ट पास देखने को मिल जाएगा, तो हमको वहां पे फर्स्ट पास नहीं करवाना, बाईपास करवाना है, तो फिर आपको आईवी में ही जाना पड़ेगा। दूसरा, बायो अवेलेबिलिटी के बारे में, अगर बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो ड्रग लेने का कोई फायदा होने वाला है नहीं स्पेशली, तो वहां पे अलग अलग फैक्टर गवर्न करते हैं। और जैसा मैंने कहा शुरू में आपको कि अगर आपको इमीडिएट इमरजेंसी एक्शन चाहिए तो टैबलेट पे डिपेंड नहीं हो सकते, आपको डेफिनेटली आईवी पे देना पड़ेगा। और कुछ ड्रग स्पेसिफिक है कि वो इसी रूट से दिया जा सकते हैं, कुछ रूट दो जगह शेयर किए जा सकते हैं, आईवी आईएम शेयर किए जा सकते हैं, बकल के रूप में शेयर किए जा सकते हैं, बट कुछ ड्रग का स्पेसिफिक होता है। वहां पे आपको रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन के बारे में यहां पे प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। थ्योरी में मिलता है, प्रैक्टिकल में भी मिलता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? थ्योरी में आपको बेसिक पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको जिस एक प्रॉब्लम इनकाउंटर कर सकते हो, किन किन खास बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप ड्रग का या तो डोज सेलेक्ट करो या डोजेस फॉर्म सेलेक्ट करो या रूट ऑफ ड्रग एडमिशन सेलेक्ट करो, तो वहां पे भी आपको चीजें बताई गई हैं। साथ में स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है कि एंगल ऑफ जो पेनिट्रेशन है नीडल का वो कैसा हो और क्या क्या खास बातें हो सकती हैं, कौन कौन से एग्जांपल हैं यहाँ पे, उन सब चीजों का विशेष ध्यान रख करके प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट में समझाया गया। ये बुक आपके लिए काफी काम आएगी, आप इसको जरूर देख सकते हो। उसके बाद अगले टॉपिक पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बाइफर्केशन, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन टेबुलर फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के रेस्पेक्ट में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ORS, इसको आप लोग बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगे हुए होते हैं, और इसका यूज भी हमको पता है। जब कभी भी सीवियर वोमिटिंग, सीवियर डायरिया होता हो या फिर सनबर्न के केस में आ जाता हो, लू लग जाती हो, हीट वेव लग जाता होगा, तब के केस में आपकी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुए हैं उनको वापस से रिस्टोर करने के लिए, हाइड्रेटिंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम ORS का यूज करते हैं। तो उसका अलग अलग फॉर्मूला है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। जो WHO का लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड WHO यूनिसेफ ORS, यूनिसेफ के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंगली कंपोजिशन दिया गया है, कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए। आजकल की डेट में तो रेडीमेड बने हुए होते हैं, पाउचेस, सैशेट होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो, बट इन केस प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए कि एटलीस्ट कंपोजिशन कितना होता है, ताकि आप उसको पॉसिबली बनाना चाहो तो बना सकते हो। इसके बाद चलते हैं अगले बुक मार्क पे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे बुक में मिल जाएंगी, बट सबको अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगला जो टॉपिक हमारा वो है अ गाइड टू सेटिंग अप एन IV ड्रिप इन हॉस्पिटल सेटिंग। हॉस्पिटल में IV ड्रॉप लगाना
तो ऐसे तो आपको लगता होगा कि इजी जॉब है, बट बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, प्रोज हैं इसके, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ हद तक नेग्लिजेंसी की वजह से कॉज भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझाना है कि एक्चुअली में क्या क्या पार्ट्स हैं। वैसे यहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है नोमेनक्लेचर के साथ कि ड्रिप क्या है, इन्फ्यूजन क्या है, ट्रांसफ्यूजन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैन्यूला के गॉज क्या क्या हैं, वो यहाँ पे वेन कैसे पहचानोगे वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कैन्यूला के साइज दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीडल के साइज दिए गए हैं, कौन सा डॉर्सल मेटाकार्पल वेन है, कौन सा सिफेलिक वेन है, कौन बेसल गैंग्लिया है, तो यहाँ से आप उस चीजों को देख सकते हैं। साथ में कुछ बेसिक एसओपीज दिए गए हैं, प्रोसीजर दिए गए हैं, कैसे आपको हैंड वॉश करना है, किन चीजों को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो ड्रिप का कंपोनेंट है उसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट का नाम क्या है वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है, ताकि आप एटलीस्ट ये टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो सके। किसी को इंडिकेट करना हो तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे, इसी तरीके से इंडिकेट करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको वो जानकारी मिल रही है। हर एक चीजों का स्पेसिफिकेशन है, कैसे वेन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे इंसर्शन करना है, कैसे उसका जो पार्ट्स है बाइफर्केशन है उसका नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। सब अलग अलग चीजों के बारे में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको भी आपको पहचानना है कि आप असल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन को कैसे पहचानोगे। वहां पे हर एक प्रैक्टिकल चीजें आपको दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ड्रग डोजिंग इन डिफरेंट पेशेंट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रैक्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर आप क्लासिफाई करना चाहो व्यक्ति को, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं एज के अकॉर्डिंगली, तो हम उनको पेडियाट्रिक, एडल्ट या फिर जेनेटिक में डिवाइड कर सकते हैं। तो डोज का कैलकुलेशन सबके लिए एक जैसा थोड़ी होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग फॉर्मूला है। यंग का फॉर्मूला है, डीलिंग का फॉर्मूला है, बॉडी सरफेस के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से बाइफर्केशन है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम के हिसाब से, तो अलग अलग पैरामीटर हैं। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पे आपको दिया गया है, आउंस को वो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे वेट के हिसाब से भी दिया गया है। जैसे अगर आप बात करो कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक सिस्टम, तो यहाँ पे दिया 1 आउंस मतलब कितना ml, 16 आउंस मतलब कितना ml, 1 टीस्पून मतलब कितना ड्रॉप, 1 टीस्पून बड़ा टीस्पून मतलब कितना ml। यहाँ पे भी हर चीजों को बताया गया है ताकि इन चीजों के बारे में आप फैमिलियर हो सके। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था इसी के रेस्पेक्ट में कि अगर हमने आपको बोल दिया कि 1 टीस्पून लेना है, तो ऐसे में तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना ही होना है कि 1 टीस्पून मतलब भैया 1 चम्मच, चाय की चम्मच। अब चाय की चम्मच ऐसे हमारे इंडियन ट्रेडिशन में देखा जाए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि ये चाय का चम्मच है, ये इसका चम्मच है, उसका चम्मच, भाई जो चम्मच हमको स्पून मिल गया हम उसी से यूज कर लेते हैं। तो वैसे में तो डोज का फ्लक्चुएशन होना तय है ना, असल में इसका मतलब स्पेसिफिक ml से है, और उस ml को आपको समझना भी बहुत जरूरी है। ये डॉक्टर के लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये पेशेंट को बताने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि पेशेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इसके बाद चलते हैं अगले बुक मार्क पे। तो अगले बुक मार्क में हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। लेट मी ओपन दिस। ये है इंट्रोडक्शन टू प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रिस्क्रिप्शन एक कहावत बहुत मीम की तरह चलती आती है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है ये कोई नहीं समझ पाता। ये लिखता है कि आपको क्या क्या देना है, बट हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। और ऐसे अच्छा है कि आपको समझ में मत आए। पेशेंट को समझ में आना ये उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका मिसयूज भी कई बार होता है। ये आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ साथ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि शॉपकीपर है उसको समझ में आना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ कंडीशंस लगाए हैं कि कैपिटल्स पर लिखना है प्रिस्क्रिप्शन को, या क्लियर लिखना है। वो एक अच्छी बात है कि पढ़ में आ जाए, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। वरना कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज पेशेंट करते हैं। ये रेयर केस में होता है, बट होता है। इसको सेल्फ मेडिकेशन को फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित कर देता है कई बार, क्योंकि पेशेंट क्या करेगा, एक बार अगर सेम प्रॉब्लम हुई, उसको पता है कि ये मेडिसिन दिया गया है, दोबारा जब उस तरह के प्रॉब्लम आएंगे या सिम्टम आएगा, भले कारण कुछ और हो, तो भी वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट होने चाहिए उसके बारे में बाइफर्केशन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया है कि हमको कैसे लर्न करना है, प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स। ये भी हमने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन का इंफॉर्मेशन, नेम, अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन, आपका जो सील होता है वो, डेट, पेशेंट नेम, RX, जिसे सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, सिग्नेचर, ये सब चीज हमको यहाँ पे इंक्लूड करनी होती है, जो यहाँ पे आपको मिलेगा। हालांकि आप फार्मेसी पढ़ रहे होगे अगर आप, तो वो जानकारी थ्योरी में आपको कवर हो जाएगी। इसके बाद देखिए सम एब्रीविएशन कॉमनली यूज्ड। कई बार डॉक्टर आपको समझ में आ जाए इसीलिए गोला लगा देते हैं। अगर दिन में 1 बार खाना है तो 1 गोला, 2 बार खाना है तो 2 गोला, 3 बार खाना है तो 3 गोला लगा जाता है। ये पेशेंट को समझ में आ जाए इसलिए। बाकी हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, बिसेमिंडा, बिसिंडाइस, ये सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीजें क्या हैं, कैसे लैटिन वर्ड में इनको समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया है OD, ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगले बुक मार्क पे। तो यहाँ पे एक है एडवर्स इफेक्ट सस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन फॉर्म, जो कि आज के डेट में एक फार्माकोविजिलेंस के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है।
वैसे चांसेस कम होते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि जीरो हो सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास गए और कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई, वो किसी कारण से आपको सूट नहीं करती, उनसे कुछ एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, उनके ऊपर जो भी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन देनी है वो आप शेयर करिए और उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन फर्दर कलेक्ट होते हुए आगे जा सके। अब ये पता लगाया जाना जरूरी है कि वो जो आपको प्रॉब्लम हुई उसका कारण क्या है। वो आपके कुछ और ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, या पर्सनल कोई प्रॉब्लम की वजह से हुआ, या फिर वो मेडिसिन में कोई आपके कुछ एबनॉर्मलिटी रही होगी, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की एबिलिटी रही हुई होगी, तो उसके कारण से हुआ। वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा। तो उसके जरूरी है कि कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भरें। ये भी महत्वपूर्ण है, आज के डेट में ये काफी ज्यादा चलन में है, फार्माकोविजिलेंस के फॉर्म में। तो यहां से भी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें शेयर करने के लिए आगे चलते हैं। ये सब किताबें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये किताबों का संग्रह करना नॉलेज को कलेक्ट करने के जैसा ही है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट, जिसको हम लोग पेशेंट काउंसलिंग बोलते हैं। ये तो प्रैक्टिकल क्या हुआ, खुद प्रैक्टिकल है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि जब आप पेशेंट से अच्छे से बात करते हैं, उसके रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको बहुत फ्रेंडली बना करके बात करते हैं, तो वह आपको कोऑपरेट करेगा। वो आपके पास आने से, दोबारा आने से या और बार बार आने से हेजिटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर थोड़ा सा रूड है, स्ट्रिक्ट है, तो वो थोड़ा सा उसके मन में सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करेगा। तो पेशेंट काउंसलिंग एक दवाई की तरह ही मान के चलिए और उसको सही तरीके से यूज करें। तो पेशेंट काउंसलिंग के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल विथ रिस्पेक्ट टू मेडिसिन एंड इस काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आपको काउंसलिंग करना है, कैसे उसको भरोसे में लेना है, कैसे उसको प्लेसिबो इफेक्ट कॉज कराना है, कैसे उसकी विल पावर को बूस्ट करना है ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सके उस ड्रग के रिस्पेक्ट में जिसे आपने दिया है रिकवरी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है पेशेंट काउंसलिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कमर्शियली देखेंगे ना तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पेशेंट के रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहेगा जाकर के कि डॉक्टर बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे सलाह देते हैं, और वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके करियर के लिए भी अच्छा है। बट अगर आप रूड होंगे या प्रॉपर बिहेव नहीं करेंगे तो वो दूसरों को ये भी बोलेगा, नेगेटिव कमेंट जाएगा कि इनका बिहेवियर सही नहीं है। तो छोड़िए, वो तो अलग बात है, बट एक डॉक्टर के प्रोफेशन के नाते आपका बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना आवश्यक है। इसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जहां पे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली जो सिरिंज के स्पेसिफिकेशन है, कैसे उससे लेते हैं, एम्प्यूल से, वायल से, इसकी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर आप उसका जो रूट ऑफ एडमिशन है, चाहे वो आईवी हो, चाहे डेल्टॉइड मसल हो, आईएम के रेस्पेक्ट में कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको फिगर आउट करें, कहाँ पे इंजेक्ट करना है, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा लंबा हुआ आज का बुक रिव्यू, लेकिन पॉइंट ही ऐसे थे कि मुझे बताना अच्छा लगा इसके बारे में। तो आज के बुक रिव्यू में हमने बात किया प्रैक्टिकल फार्माकोलॉजी के बारे में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, चूंकि आपने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ आपके स्क्रीन पे भी देखा हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मुझे मिलता है तो फिर आपको वहां पे डाल दूंगा। अदरवाइज आप जहां से भी चाहें इसको परचेस करना चाहें तो आप फ्री हैं, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा आसानी मिल जाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।